हेलो बच्चों। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हमारी फंक्शन की एग्जीक्यूशन क्लास थी। उस क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि आप अपने प्रोग्राम को कैसे फ्लो करोगे, आप अपने प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करोगे। आज की जो क्लास है हमारी, इसको हम बोलेंगे फंक्शन थ्योरी क्लास। बेटा आप लोग किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो तो सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं होता, उसमें जनरल कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको सिर्फ थ्योरी में ही बताए जा सकते हैं। तो हम आज जो अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं वो है फंक्शन थ्योरी क्लास। तो चलिए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। बेटा एक सिंपल वे है, आप लोगों को लास्ट में बताया गया था और आज भी इस बात को बता रही हूँ कि जो फंक्शन होता है वो आपका एक ऐसा स्पेसिफिक टास्क होता है या एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो या जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। In simple way, a function in Python is a named block of a statement within a program to perform a specific task. आपके किसी भी काम के लिए, चाहे वो एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर आपको ग्रेटर निकालना है या लेसर निकालना है, मतलब आपको किसी भी तरीके के कोई भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग करनी है, उस प्रोसेसिंग को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। बेटा ये हमारे कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है जो भी हम करना चाहते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। बेटा डेफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन। तो सिंपल कि डेफ आपका एक कीवर्ड है, उसमें ऐड हमने एक फंक्शन लगाया है जिसमें दो पैरामीटर पास किए हैं, इन दोनों का एडिशन किया है और हमने लास्ट में कॉल किया है कि ऐड 4, 6। मतलब ये है कि आपका जब पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो पहले आपको कहाँ भेजेगा, मेन पर कंपाइल करने के लिए, जहां पर आप 4 और 6 को देखेंगे और फिर यहाँ से आप सीधे कहाँ आ जाएंगे, ऐड पर, और ए और बी की जो वैल्यू है उन दोनों को स्टोर कर लेंगे। 4 आपका ए में स्टोर होगा और 6 आपका बी में स्टोर होगा। दोनों का एडिशन निकालने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपकी टर्मिनल विंडो पे आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है। अब ये आपके माइंड में आएगा कि मैम हम फंक्शन को यूज ही क्यों करें। तो बच्चों आपको फंक्शन को यूज करने का क्लास 12th में इतना ज्यादा कोई भी मतलब नहीं है। क्लास 12th में इतना ज्यादा डीप नहीं आता है फंक्शन, क्योंकि ये क्या रीयूज कोड्स हैं। जब आप हायर स्टडीज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट करते हैं तो यही टॉपिक फंक्शन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सेम कोड को किसी दूसरी बार भी अप्लाई करना है, सेम ही कोड को थर्ड टाइम भी यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बस एक बार अपना ब्लॉक बनाकर रख दीजिए। तो जहां जहां आपको बार बार अपने सेम कोड को जरूरत पड़ेगी आप उसे यूज कर सकते हैं। इसीलिए फंक्शन की नॉर्मली यूज होता है। तो आपकी जो 12th है, 12th में आपके फंक्शन में नॉर्मली एग्जीक्यूशन आता है और छोटी सी थ्योरी आती है। चलिए, तो हमने आज आपको ये फंक्शन बताया। अब मैं आपको इसके आगे बता रही हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हम जनरली देखें तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे 3 तरह के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, एक होता है मॉड्यूल और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेटा बिल्ट इन फंक्शन की बात की जाए तो व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन? बिल्ट इन फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं, जो आपके पाइथन के अंदर पहले से ही स्टोर होते हैं। इन्हें आपको अगर यूज करना है तो आपको कोई अनदर फाइल को या अनदर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्ट कोड के साथ इसे लिखते चले जाते हैं। तो वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं? एक होता है आपका टाइप कन्वर्जन, इनपुट, इवैल, मैक्स एंड मिन, एबीएस, टाइप, लेन, राउंड और रेंज। ये सारे हमारे क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन। बेटा अगर हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इसके थ्रू हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो सपोज करिए कहीं पर मैंने जो वैल्यू ली है वो हमारी इंटीजर टाइप है। अब मुझे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, प्रिंट फ्लोट ए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने कोई एक नंबर इंटीजर टाइप स्टोर किया था और मैंने उसे कन्वर्ट करके किस में कर दिया, फ्लोट में कर दिया। तो ये कहलाता है हमारा टाइप कन्वर्जन। सेकेंड पॉइंट है बेटा इनपुट। इनपुट स्टेटमेंट और इनपुट फंक्शन आप यूज करते हैं। आपको पता है, आप लोग अब तक कितनी प्रोग्राम कर चुके हैं। आप जब पाइथन में किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इवैल आपकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए होता है। मैक्स एंड मिन
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, मतलब कोई नेगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिव कर सकते हैं। टाइप आपके किसी भी वेरिएबल का टाइप बताने के लिए आपका ये फंक्शन लगता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ए, अगर अब मैं यहाँ लिखती हूँ प्रिंट टाइप ए, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा आउटपुट आएगा फ्लोट। क्यों? क्योंकि मैंने ए को किस तरीके का डेटा टाइप बना दिया है, फ्लोट डेटा टाइप बना दिया है। उसके बाद लेंथ आपकी लेंथ के लिए लगता है, राउंड आपकी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू जो आपको फ्रैक्शनल में दी गई है उसकी राउंड ऑफ करके आती है, और रेंज फंक्शन आपके किसी भी डेटा या किसी भी नंबर की एक रेंज तक काम करता है। तो ये हो गए आपके बिल्ट इन फंक्शन बच्चों। बिल्ट इन फंक्शन के बाद आपका जो सेकंड आता है वो होता है आपका मॉड्यूल। बेटा मॉड्यूल होता क्या है, जनरल सी एक बात है, पहले आप ये समझ लीजिए मॉड्यूल होता क्या है। एक आप नॉर्मल ये डेफिनेशन रख लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक्चुअल में आपके जो मॉड्यूल होते हैं वो एक आपकी डॉट पी वाई फाइल होती है पाइथन के अंदर, जिसमें आपके जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं ना, आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोग्राम के साथ काम करने के लिए। यही इसमें लिखा है, अ मॉड्यूल इन अ पाइथन सोर्स कोड दैट एग्जिस्ट इन इट्स ओन। आप इसमें इंपोर्टिंग भी कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग के फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, आपको मैथ के करने हैं वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, फाइल हैंडलिंग में अगर आप काम करना चाहो तो वो भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं बेटा। उसके बाद आता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो मैंने आपको फंक्शन में सबसे पहले बताया था कि फंक्शन है क्या, यहाँ पर वही सारी बात है। इट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये आपके स्टेटमेंट्स का एक पूरा एक सेट होता है जिसके अंदर हम कोई भी एक अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। चलिए बेटा अब हम समझते हैं हमारे पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअली में आप जो फंक्शंस बनाते हैं ना, तो फंक्शंस के अंदर आपको पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट ये दो तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो अगर कहा जाए बहुत सिमिलर लगते हैं बट इनका काम थोड़ा अलग है। बेटा जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स आर डिफाइंड बाय द नेम्स provided in the parentheses when we write function definition. These are known as formal parameters. पैरामीटर्स वो होते हैं जिसके अंदर आप फंक्शन को कॉल करते हैं, या पैरामीटर्स आप वो कह सकते हैं बच्चों, या पैरामीटर आपके क्या कहलाते हैं, पैरामीटर आपके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लगते हैं जिन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर्स आप ध्यान रखिएगा, पैरामीटर्स आपके फंक्शन की कॉलिंग के वक्त या फिर आपसे अगर कहा जाए आपके फंक्शन की डेफिनेशन के वक्त असाइन होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फंक्शन की डेफिनेशन के साथ लगते हैं वो होते हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर, और जो फंक्शन की कॉलिंग के साथ काम करते हैं वो होते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर। बेटा एक नॉर्मल सी चीज है, अगर आप दोनों में देखेंगे सिमिलरिटी ही मिलेगी, बट डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या इन्वोक कर रहे हैं, तो कॉलिंग या इन्वोकिंग के वक्त में आपके जो पैरामीटर्स होते हैं ये नंबर भी हो सकते हैं, ये आपके कैरेक्टर वेरिएबल फॉर्म भी हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये आपकी फॉर्मल में मूव कर सकती हैं। तो ये आपके क्या है, एक तरीके से एक्चुअल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे भी काम नहीं करेंगे, किसी पे बेस नहीं होंगे। लेकिन जो फॉर्मल पैरामीटर्स हो जाएंगे ना बेटा, वो आपके डिपेंड कर जाएंगे एक्चुअल पैरामीटर पर, और ये आपकी वहां से वैल्यू लेकर चलेंगे जो भी एक्चुअल ने से पास की हुई है, यानी कि फॉर्मल ने सॉरी जो एक्चुअल ने आपकी फंक्शन डेफिनेशन पर पास की हुई है। तो ये है आपका पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। आप यहाँ समझ सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए लिखाया है जिससे आपको ये लाइनें समझ में आ जाएंगी और आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली एग्जाम में फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, या पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में भी डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आता है मेन डिफरेंस क्या होता है। अगर आप देखोगे तो दोनों सिमिलर ही तो हैं, ये भी पैरामीटर है ये भी पैरामीटर है, बस ये फॉर्मल है ये आपका एक्चुअल हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे तो वो ये है, मैंने आपको अभी बोली थी कि जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, कोई लिटरल भी हो सकते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ हम इन एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर या हम आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट इन फॉर्मल पैरामीटर हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, कोई भी लिटरल नहीं दे सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वेरिएबल्स के लिए कर चलेगा और हमारी वैल्यूज ही असाइन करेगा। अब तक हमने फंक्शन समझा, फंक्शन के टाइप समझे, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ है अब आपके जो
फंक्शन है ना उसके यूजर डिफाइंड फंक्शन के भी टाइप होते हैं। हमारे पास 4 टाइप होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के। फर्स्ट वन होता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकंड होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। थर्ड होता है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। एंड द फोर्थ वन इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो हमें इन चारों फंक्शन समझने चाहिए। ये चारों फंक्शंस किस तरह के होते हैं जो आपके यूडीएफ में होते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में। बेटा पहला जो आपका लिखा है फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यूज, इसमें हमने सिंपल फंक्शन लिखा डेफ एक्स वाई, प्रिंट किया और हमने कॉलिंग ऑफ द फंक्शन लगा दिया। तो इसमें मैंने आपको बताया भी है कि क्या फंक्शन का नाम है, क्या फंक्शन कॉल है। फंक्शन नेम को हम फंक्शन डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या फिर फंक्शन सिग्नेचर भी बोल सकते हैं। बेटा यहाँ आपका सिंपली क्या होगा, जब आप कंपाइलर आपका रीड करेगा, पहले वो एक्स वाई रीड करेगा, ये एक्स वाई आपका फंक्शन पे जंप करेगा और फिर सीधे सीधे आपको हेलो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ ना तो मैंने कोई पैरामीटर लिया है और ना ही मैंने कोई रिटर्न वैल्यू ली है, मैंने सीधे सीधे अपने प्रोग्राम को क्या किया है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट है तो जिसमें उसमें ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू, ये भी आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक टाइप होता है। सेकंड आपका है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, मतलब आपको आर्ग्यूमेंट तो दिया गया है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, वो तो आपको दिया गया है, पर इसमें आपको कहीं पर रिटर्न का यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने बनाया एक टेबल नाम का फंक्शन जिसमें n की वैल्यू मैंने पास की, I in range 1, 11 print n into I, और n में हमने नंबर इनपुट किया और टेबल ऑफ n यानी कि कॉलिंग ऑफ द फंक्शन कराया। बेटा ये एक सिंपल मैंने टेबल का प्रोग्राम बना रखा है यूजिंग द फंक्शन, वही आपको यहाँ पे बताया गया है। तो पहले कंपाइलर n पर आया, उसके बाद टेबल n का मतलब है कि वो फंक्शन पे गया और उसने उस नंबर का क्या किया, टेबल निकाला। तो आप यहाँ देख सकते हो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, आपको आर्ग्यूमेंट तो पास करवाया गया है, पर जब हमने यूज किया है हमने सीधे प्रिंट यूज किया है, रिटर्न का यूज नहीं किया है। और हम लोग जानते हैं रिटर्न क्या करता है, रिटर्न हमारे आउटपुट का क्या करता है, जो हमारा फंक्शन होता है ना, अगर हम उसमें रिटर्न का यूज करते हैं तो वो हमारे आउटपुट को हमारे मेन में लेकर जाता है, यानी कि हमारे कंपाइलर में लेकर जाता है। ठीक है, नाउ अब आता है आपका थर्ड वन, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, मतलब जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है पर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो किस तरह से बनाएंगे हम, तो हमने यहाँ पे देखा डेफ एक्स वाई रिटर्न प्रिंट हेलो, मतलब ये क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट आपका हेलो प्रिंट करेगा और एक्स वाई इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो आप अगर चाहेंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कोई भी एरर जनरेट नहीं करता। अगर आपको पेपर में एरर कनेक्शन आए तो आप ध्यान रखना ये कोई एरर नहीं है, इस तरह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो यहाँ पर हम फोर्थ पर आते हैं, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न, मतलब फंक्शन में आपको आर्ग्यूमेंट भी दिया गया है और वैल्यू को रिटर्न भी करवाया गया है। तो हमने प्रोग्राम बनाया एक क्यूब का, तो हमने यहाँ पे वो नंबर स्टोर कराया और c इज इक्वल टू क्यूब n, इसका मतलब है हम सीधे कहाँ पर आ जाएंगे, अपने क्यूब वाले फंक्शन पे जिसमें ये n की वैल्यू अप्लाई करेगा, और रिटर्न n इंटू n तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वो उस आउटपुट को कहाँ रिटर्न कर देगा, सी में, और लास्ट में आकर हम क्या कर देंगे, उस आउटपुट को रिटर्न करके डिस्प्ले करा लेंगे हमारे कोड पर, डिस्प्ले करा लेंगे हम कहाँ पर, अपनी आउटपुट विंडो पर। ओके बेटा, अब हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पर। हमारे पास वैसे तो जनरली 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अभी मैं आपको 3 बता रही हूँ, इसके बाद मैं भी आपको फोर्थ वन भी बता दूंगी। सबसे पहले होता है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है बेटा, जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट की पोजीशन सही होनी चाहिए, मतलब अगर मैंने फर्स्ट नंबर इंटीजर लिया है आपने फंक्शन की वर्किंग के वक्त या आपने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, तो मुझे उसके बाद जब कॉलिंग करनी होगी तो वो फर्स्ट नंबर मेरा इंटीजर ही आना चाहिए। अगर आपने यहाँ फ्लोट किया है तो यहाँ पर वो नंबर फ्लोट ही आएगा। आप जैसे नंबर एक्सचेंज कर दीजिए, सपोज करिए आपका यहाँ पर आप लेते हैं 4.5 और यहाँ पर आप ले लेते हैं 3, तो ये क्या करता है, आपके 4.5 को किसमें स्टोर करेगा, आपके ए में स्टोर करेगा, और यहाँ पर ये क्या कर देगा, आपके बी के अंदर क्या स्टोर करेगा, 3। अगर ये वैल्यू आपने स्ट्रिंग इनपुट की हुई है तो आप ध्यान रखिएगा वो डेटा कैसा स्टोर होगा, आपका स्ट्रिंग टाइप स्टोर होगा। तो आपको एक परफेक्शन के साथ ध्यान रखना है अपने आर्ग्यूमेंट की पोजीशन का, कि किस तरीके की एक्चुअल से वैल्यू आपके फॉर्मल में जा रही है। मतलब अगर पहली वैल्यू ए में डालनी है तो पहले आपको वही नंबर लिखना पड़ेगा या वही नंबर इनपुट करना पड़ेगा जो आपने अपने फंक्शन के डिफाइनिंग के वक्त किया हुआ है, पहला। दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है, ये आपका एक्चुअल में एक प्रॉपर डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए लगाया जाता है।
मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर है तो डायरेक्ट मैं उस नंबर को भी लिख सकती हूँ, और नहीं है तो वो तो हमारी कॉलिंग ऑफ द फंक्शन में आ ही जाएगा। तो ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइनिंग है बच्चों। ये आपका बनाया, देखो डेफ कीवर्ड मैंने तीनों में बनाए हैं, पर यहाँ दो में मैं वैलिड लिख रही हूँ और तीसरे में मैं इनवैलिड लिख रही हूँ, तो इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। बेटा पहला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो है डेफ इनिट पी आर टी इक्वल टू 6, मतलब आपकी पी की वैल्यू भी आ जाएगी आपके एक्चुअल से, आपकी आर की वैल्यू भी आ जाएगी आपके एक्चुअल से, और टी की वैल्यू हम 6 ले रहे हैं। मतलब अगर आपने टी की कोई वैल्यू असाइन की है तो ठीक है, नहीं असाइन की है तो ये डायरेक्ट इस वैल्यू को लेकर चलेगा, 6 को असाइन करके चलेगा। तो ये हमारा वैलिड फॉर्म है। अगर ऐसा कुछ है तो कोई एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम की लाइन एग्जीक्यूट करेगा। नाउ द सेकंड डेफ इन इनिट पी आर इक्वल टू 8.5 एंड टी इक्वल टू 6, इसका क्या मतलब है? ये पी की वैल्यू तो एक्चुअल से लेकर चलेगा ही चलेगा, बट अगर आर और टी की वैल्यू एक्चुअल में दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो ये इन वैल्यूज को अप्लाई करेगा अपने पूरे टास्क के अंदर, अपने पूरे कोड के अंदर। ये भी एक वैलिड फॉर्म है। लेकिन अगर मैंने लिखा है डेफ इनिट पी आर इक्वल टू 8.5 एंड टी, ये मेरा फॉर्म इनवैलिड है। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने कहीं पर भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू असाइन कर दी है तो उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन होगी। अगर आप उस लाइन में अपनी वैल्यू को असाइन नहीं करेंगे तो वो आपकी लाइन इनवैलिड होगी और उसमें आपको एरर जनरेट हो जाएगा। इट्स अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नाउ द थर्ड वन इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। बेटा कीवर्ड क्या होता है? बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल आर्ग्यूमेंट है, मतलब इसमें आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ एक टू गेट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर द वैल्यू सेंट एज आर्ग्यूमेंट, मतलब आप अपने आर्ग्यूमेंट में क्या वैल्यू दे रहे हो, बस आपको इस बात का याद ध्यान रखना है। तो बेटा आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ ग्रीट नेम और मैसेज, मतलब दो वेरिएबल, दो आर्गुमेंट मेरे पास हुए हैं जो नेम और मैसेज से हैं। उनमें मैंने लिखा है प्रिंट हेलो नेम कॉमा मैसेज, मतलब ये मेरे वो आर्गुमेंट है जो हमारे मेन से आएंगे। अब मैंने मेन में लिखा है ग्रीट नेम इक्वल टू विकी एंड मैसेज इक्वल टू हाउ आर यू। तो यहाँ पे जैसे ही अपने कंपाइलर को लेकर जाएगा, यानी कि मैं अपने फंक्शन की कॉलिंग करूंगी, इन्वोक करूंगी अपने फंक्शन को, तो ये मेरा फंक्शन क्या प्रिंट करवाएगा, मुझे एग्जीक्यूट करवाएगा हेलो, नेम में क्या है विकी, तो हेलो विकी हाउ आर यू। तो यहाँ पे इस तरह से आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। क्या आएगा आपका आउटपुट? पहले आपका आएगा हेलो विकी हाउ आर यू। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पर, तो यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट की पोजीशंस बदल दी है, यहाँ मैसेज कर दिया, यहाँ मैंने नेम कर दिया है। तो बेटा ये जो आर्ग्यूमेंट की पोजीशन बदली है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कीवर्ड दे रखा है कि मैसेज और नेम, तो ये जो वैल्यूज है वो मैसेज और नेम में ही जाएंगी। तो इससे क्या है, जैसे ही आप अपने फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो अभी क्या है नेम में स्टोर हो जाएगा, और मैसेज क्या है हाउ आर यू आपका एमएसजी में स्टोर हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो आउटपुट प्रिंट होगा वो क्या आ जाएगा, हेलो। अब है हाउ आर यू। तो ये हो गए आपके तीन तरह के आर्ग्यूमेंट। अब मैं आपको इसके आगे के आर्ग्यूमेंट को बता रही हूँ, जो आपका क्या है वेरिएबल लेंथ का आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है बेटो, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है ना, ये आपका जनरल सिर्फ एक एस्ट्रिक साइन से काम करता है। इसमें आप अपनी वैल्यूज की कितनी भी लेंथ ले सकते हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं 4 वैल्यूज दूं तो मुझे 4 वेरिएबल असाइन करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक ही वेरिएबल के अंदर अपनी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। पर इसमें जो एक बात ध्यान रखने की है वो ये है कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है बेटा, वो आपका टपल के फॉर्म में होता है। बेटा अब हम अपने फोर्थ वाले आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। इट्स अ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, और जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके टपल के फॉर्म में होते हैं। इसमें आप मल्टीपल नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, और यहाँ आपको फंक्शंस में बार किसी भी अलग अलग आर्ग्यूमेंट को पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके सारे वो नंबर कॉल हो जाएंगे। वो किस तरह से, यहाँ पर मैंने आपको उसे एग्जाम्पल में भी समझाया हुआ है। इसमें एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो वेरिएबल आर्गुमेंट है वो किससे जनरेट होगा, आपके एस्ट्रिक साइन से जनरेट होगा। और बेटा इसमें हम जितना जितना भी डेटा स्टोर करेंगे वो पूरा डेटा हमारा किस फॉर्म में होगा, आपके टपल के फॉर्म में आएगा। तो हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल बनाया है हमने, डेफ सम
एस्ट्रिक एन। तो ये क्या हो गया, ये आपका किस तरह का आर्ग्यूमेंट हो गया, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो गया। बेटे इसमें मैंने आपके नंबर्स का सम निकलवाया है, तो हम यहाँ पे ओनली नंबर्स का सम निकालते हैं। टी मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैं टोटल वैल्यू स्टोर करूंगी फॉर आई इन एन। एन की वैल्यू आई रीड करेगा थ्रू द इन ऑपरेटर, ये एक सीक्वेंस ऑपरेटर होता है आपका। नाउ t इज इक्वल्स टू टी प्लस आई एंड प्रिंट टी। ये तो हमारा कोड हो गया, हमारा यूजर फंक्शन हो गया। अब ये कैसे काम करता है बेटा, देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था फंक्शन एक रीयूजेबल कोड होता है, वही आपको मैंने यहाँ पर करके बताया। मैंने सम को कई बार रिपीट किया है। तो जैसे पहले मैंने लिखा सम नो आर्ग्यूमेंट, तो ये यहाँ पर उस वक्त क्या आउटपुट देगा बेटा, इस केस में अगर आप लेकर चलोगे तो आपका आउटपुट नल आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ, कुछ स्टोर ही नहीं है यहाँ पर। एंड में जब कुछ नंबर ही नहीं है तो टी की वैल्यू तो जीरो रहेगी, तो वो सिर्फ जीरो प्रिंट करेगा। फिर जब मैं आती हूँ अपने सेकंड फंक्शन पे सम 20, तो ये क्या करेगा, एन के पास क्या आ जाएगा, 20 स्टोर होगा। टी की वैल्यू तो जीरो रहेगी और आई इन एन का मतलब है जो 20 है वो आई रीड करेगा। तो इस केस में इसका आउटपुट क्या आएगा, 20। फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, तो यहाँ लिखा है सम 20, 30। तो इसके पास क्या नंबर स्टोर हो गया टपल फॉर्म में, 20 और 10। तो ये आपका क्या करेगा, टी की वैल्यू फिर से जीरो, आई इन एन, यानी कि 20 और 10 किसके पास आ गए, आई के पास। फिर ये इन दोनों का एडिशन करेगा तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 30। एज इट इज जब आप फोर्थ वाले पे आएंगे तो इसमें आपका कितना आंसर आ जाएगा, इसका एडिशन आपका हो जाएगा 100। तो ये है एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट जो आपके डेटा को किस तरह से पास करा रहा है, इन द टपल फॉर्म आपके डेटा को पास करा रहा है। बेटा आप लोगों को ये जितने आर्ग्यूमेंट थे मैंने समझा दिए, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा जो फंक्शन में लास्ट बचता है वो होता है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल्स के क्या क्या स्कोप होते हैं। जनरल सी बात है, हमारे वेरिएबल के सिर्फ दो ही स्कोप होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। बेटा ग्लोबल वेरिएबल आपके वो वेरिएबल्स होते हैं जो आप आउटसाइड द फंक्शन लगाते हैं। आपके फंक्शन के बाहर जिस भी स्टेटमेंट को लगाया जाता है वो कहलाते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और आपके लोकल वेरिएबल्स क्या होंगे, लोकल वेरिएबल्स वो होंगे जो आप इनसाइड द फंक्शन लगाते हैं, इनसाइड द फंक्शन, ये कहलाते हैं आपके लोकल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में समझाया जाए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डेफ एड p कॉमा c, और फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया d इज इक्वल्स टू b प्लस c प्लस a, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन कि एड 3,4। तो ये क्या है, ये जो a है वो आपका क्या कहलाया, एक ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल हमने कहाँ रखा है, अपने फंक्शन से बाहर रखा है। इस a को मैं मेन में भी यूज कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर साथ के साथ ये भी लिख दूंगा प्रिंट a, तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरा आउटपुट इस केस में सीधे सीधे ये मुझे दे रहा है 9। और फिर अगर जब दोबारा इसको प्रिंट a मिल रहा है तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, 2। क्यों? क्योंकि हमारा जो a है वो एक ग्लोबल है, क्योंकि हमने उसे फंक्शन के बाहर लिखा है। और जो हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनसाइड द फंक्शन, तो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स जिन्हें हम हमारे फंक्शन के अंदर ही यूज करते हैं। बेटा ये आपका है ग्लोबल और लोकल का फॉर्म, आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लस इसके साथ ही साथ मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बता रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग आउटपुट निकालते हैं ना उसमें कहीं कहीं पर ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज होता है। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, नाउ डेफ प्रिंट 1, और अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ग्लोबल a, a इज इक्वल्स टू a प्लस 3, print a and then calling print 1। बेटा इस वाले प्रोग्राम में यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो मेरा ग्लोबल कीवर्ड है। बेटा ग्लोबल कीवर्ड का मतलब समझिए, अगर आपको किसी भी ग्लोबल वेरिएबल में किसी भी करेक्शन को करना है, लाइक उसमें 5 ऐड करना है, लाइक उसी वेरिएबल के अंदर आपको और एक्स्ट्रा 10 ऐड करना है, तो कुछ भी अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल में चेंज करना है तो आप उस वेरिएबल को क्या करेंगे, ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू लिखेंगे। तो ग्लोबल कीवर्ड से क्या पता चल जाएगा कि हम a में करेक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं लिखूंगी तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 3, ये मुझे आंसर क्या दे देगा, 30।
तो यहाँ तक जितनी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। यहाँ तक बेटा आप लोगों के फंक्शन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में मैंने आपको फंक्शन के बारे में पूरा समझा दिया, आपको इसकी पूरी थ्योरी भी बता दी है बेटा। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को फंक्शन से रिलेटेड आउटपुट सॉल्व करवाना बताऊंगी, क्योंकि प्रोग्राम्स आप लोगों के नहीं आते हैं, इसीलिए हम लोग अब आउटपुट पे काम करेंगे। ये जो क्लास है वो मेरी स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिनके एग्जाम अभी पास आ रहे हैं बोर्ड के। तो आप लोगों को अगर ये पूरी फंक्शन की क्लास समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेरी या कोई डाउट होता है तो आप अपने उस डाउट को मुझसे थ्रू द कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू।